मगध क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप तमाम शिक्षकगणों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बिहार स्टेट संबंधी अनिवार्य विषय के रूप में शिक्षण कला को अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में आपको मैंने बतलाया था मनोविज्ञान से संबंधित तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्न, और आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे शैक्षिक दर्शन। और शैक्षिक दर्शन से आपके बिहार स्टेट में पिछले बार 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, या पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो आइए हम लोग जानते हैं शैक्षिक दर्शन क्या है। और शैक्षिक दर्शन यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि बिहार स्टेट की परीक्षाओं में आप अनिवार्य विषय यानी शिक्षण कला में आप 25 प्रश्न में से 15 प्रश्न का जवाब सही देकर आएंगे। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं शिक्षण कला के अंतर्गत शैक्षिक दर्शन को। शैक्षिक का अर्थ होता है, शैक्षिक यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी शिक्षक जब किसी विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करता है तो उस दरमियान शिक्षक को जो योग्यता प्राप्त होता है उसको बोलते हैं शैक्षणिक योग्यता। यानी कहने का अर्थ है कि शैक्षिक का कहीं ना कहीं संबंध है शिक्षा से, यानी शैक्षिक को आप बोल सकते हैं शिक्षा। शिक्षा जो आपका शब्द है ये अंग्रेजी वर्ड के एजुकेशन से बना है, यानी शिक्षा को आप कह सकते हैं एजुकेशन। ये अंग्रेजी वर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, ई प्लस डू को। ई का अर्थ क्या होता है? ई का अर्थ होता है अंदर से। ई का अर्थ होता है अंदर से, और डुको का अर्थ होता है बाहर निकालना। डुको का अर्थ होता है बाहर निकालना। यानी आप लोग समझ रहे होंगे कि शिक्षा का यहां शाब्दिक अर्थ है अंदर से बाहर निकालना। तो अंदर से क्या बाहर निकालना? अंदर से क्या बाहर निकाला जाएगा? तो आप में जो निहित शक्तियां हैं उन शक्तियों को शिक्षक जो है वो आपको शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालेगा। एक शोपेनहावर नाम एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, और उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। दार्शनिक कहने का अर्थ होता है कि आप दर्शन यानी किसी भी वस्तुओं को आपको देखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप देख पाएंगे। यानी शिक्षा और दर्शन दोनों के बीच काफी संबंध है, और उसी संबंध को हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी आप लोग केवल जाने हैं शिक्षा यानी एजुकेशन, और एजुकेशन आपके 2 वर्ड ई और डू को। ई का अर्थ हो गया अंदर से, और डुको का अर्थ हो गया बाहर निकालना। क्या बाहर निकालना? निहित शक्तियां जो आप में है, यानी आपके अंदर जो बाहर निकलेगा वो आपके अंदर से क्या निकलेगा? निहित शक्तियां। निहित शक्तियां ये आपके अंदर से बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा? शिक्षक करेगा। तो शिक्षा के माध्यम से आपके व्यवहार जो होंगे वो परिवर्तन हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना, क्योंकि शिक्षा आपके अंदर से शक्तियों को बाहर निकालेगा। तो यदि शिक्षा आप ग्रहण करेंगे तो शिक्षा से आप पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो शिक्षा से आप पे प्रभाव पड़ेगा कि आपके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे हमेशा, ये लिख रहे नोट पॉइंट में। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन करता है। शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन करता है, परिवर्तन लाता है या परिवर्तन करता है। यानी शिक्षा के माध्यम से आप बालकों के विकास में, व्यवहार में आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं दर्शन। दर्शन क्या है? दर्शन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसफी। फिलोसफी आपके 2 वर्ड से मिलकर बने हैं। फर्स्ट जो है वो आपके हैं फिलोस, और सेकेंड जो है वो आपके सोफिया।
फिलोस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ज्ञान से प्रेम करना आपका क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। यानी आपको प्रेम करना है अपने ज्ञान से, सिद्धांत से, यानी सत्य की खोज करने से आपको प्रेम करना है, यही आपका दर्शन है। यानी कहने का अर्थ हुआ ज्ञान से प्रेम करना, ज्ञान से प्रेम करना आपके लिए क्या है? दर्शन है। यानी कहने का अर्थ है कि जब आप दर्शन करेंगे तो ज्ञान से प्रेम करेंगे, और जब आप ज्ञान से प्रेम करेंगे तो सत्य या ज्ञान का क्या करेंगे? खोज करेंगे। यानी दर्शन का मतलब हुआ कि सत्य या ज्ञान का खोज करना। देखिए यहां पे हम नोट पॉइंट में लिख रहे हैं। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि दर्शन का अर्थ है सत्य या ज्ञान का खोज करना, ज्ञान का खोज करना, खोज करना। अब देखिए थोड़ी सी दर्शन को हम लोग और समझ लेते हैं। दर्शन जो है भारतीयों के अनुसार दृश्य धातु से बना है। यानी कहने का अर्थ है कि भारतीयों का कहना है कि दर्शन जो है वो आपके दृश्य धातु से बना है, और दृश्य का अर्थ होता है देखना। यानी कहने का अर्थ है कि आप पर्यावरण में जो भी कुछ घटित हो रहे हैं और आप जिनके बारे में अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, वही आपका दर्शन है। और यहां पे आप लोग पढ़ रहे हैं शैक्षिक दर्शन। तो पहले मैंने आपको बताया शैक्षिक शिक्षा से संबंध है शैक्षिक का, और दर्शन का संबंध है ज्ञान से प्रेम करना। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से काफी घनिष्ठ संबंध रखता है। अब हम लोग जानेंगे शिक्षा और दर्शन में संबंध। यहां पे आप लोग के लिए मैं लिख रहा हूं शिक्षा और दर्शन में संबंध। फर्स्ट पॉइंट आप लोग के लिए मैं लिख रहा हूं शिक्षा और दर्शन दोनों एक ही सिक्के के, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। दोनों एक ही सिक्के का पहलू कहने का अर्थ क्या है? आप हमारी बात को समझ लीजिए। और ये कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, ये बहुत बड़े दार्शनिक भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। एक कहने वाले थे आपके मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक कह सकते हैं रॉस। ये आप शिक्षा मनोविज्ञान में भी रॉस का बहुत बड़ा योगदान है, और दर्शन शास्त्र में भी रॉस का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने शिक्षा और दर्शन को बहुत क्रमिक रूप से एक दूसरे से जोड़ा है। तो आइए जानते हैं दोनों एक दूसरे से कैसे आपका एक ही सिक्के का पहलू है। तो मान लीजिए ये आपका शिक्षा है, ये आपका शिक्षा है, और यहीं पे आपका कहने का अर्थ है कि एक दर्शन है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से, ये आपका दर्शन है, शिक्षा और दर्शन। तो यहां पे ये दोनों जब एक दूसरे से मिला है तो इसमें कुछ शिक्षा का भी भाग है और कुछ भाग जो है दर्शन का भी है। यानी कुछ जो भाग है आपका शिक्षा का भी है और कुछ भाग दर्शन का भी है। यानी कह सकते हैं कि शिक्षा जो है ये दर्शन में समाहित है, और दर्शन जो है ये आपका शिक्षा में समाहित है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन जो है दोनों एक ही सिक्के का क्या है? पहलू है। और शिक्षा जो है इस दर्शन को क्या प्रदान करता है? गति। और इसके बारे में बतलाने वाले एक और दर्शन शास्त्री थे जिनका नाम है एडम्स। एडम्स क्या कहना है कि जब शिक्षा और दर्शन दोनों एक ही सिक्के के पहलू है तो शिक्षा जो है वो दर्शन को गति देगा। गति देने का अर्थ है
कि गत्यात्मक रूप से आगे की ओर दर्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यानी दर्शन ज्ञान की प्राप्ति आप कब करेंगे, जब आपके पास शिक्षा होगा। तो शिक्षा होगा तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा तो आप सत्य या सिद्धांत या ज्ञान की खोज करेंगे। एक कथन है आपके एडम्स का। नंबर 2, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, गत्यात्मक पहलू है। और इसके बारे में कहने वाले आपके दर्शन शास्त्री थे जिनका नाम है एडम्स। एडम्स का कहना है कि शिक्षा जो है वो दर्शन को गति प्रदान करेगा और गति के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे। यहां भी एक बात हम लोग और समझ लेते हैं। शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध पूछेगा कि शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध कैसा है, तो आप याद रखेंगे घनिष्ठ संबंध है। यानी यहां पे हम लोग नोट कर ले रहे हैं कि शिक्षा और दर्शन के बीच घनिष्ठ संबंध है, काफी घना संबंध है। इस बात को आप याद रखेंगे। शिक्षा और दर्शन के बीच घनिष्ठ संबंध है, इस बात को बतला रहे हैं कौन, आपके एडम्स। अब हम लोग जानेंगे शैक्षिक दर्शन का प्रकार। शैक्षिक दर्शन आपके 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पाश्चात्य दर्शन जो पश्चिमी देशों से है। दूसरा, भारतीय दर्शन जो अपने भारत देश का है। इसके अलावा हमें भारत में महापुरुषों का भी दर्शन करना होता है, जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद, श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं शैक्षिक दर्शन। शैक्षिक दर्शन आपके 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट, पाश्चात्य दर्शन और दूसरा है आपका भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन से पिछली बार बिहार स्टेट में प्रश्न आए थे। आपके प्रश्न आए थे प्राकृतिकवाद से आए थे और अस्तित्ववाद से आए थे। वाद का अर्थ होता है विचार, और मैं इन सभी को अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। और जब इस पूरे आप दर्शन को समझ लेंगे तो आप बिहार स्टेट के शिक्षण कला में 25 प्रश्न में से 15 प्रश्न को आप यूं ही नचा के चले आएंगे। तो आपको समझना है कि दर्शन क्या है। तो पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद आते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार सांख्यवाद, अद्वैतवाद, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इस्लाम दर्शन। और इसके अलावा मैंने आपको बतलाया कि भारतीय दर्शन में महापुरुष विवेकानंद, महात्मा गांधी, श्री अरविंदो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इत्यादि महापुरुषों के बारे में हम लोग भारतीय दर्शन में अध्ययन करते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं बारी बारी से आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, प्रयोजनवाद क्या है। आइए हम लोग जानते हैं आदर्शवाद के बारे में। आदर्शवाद, वाद का अर्थ होता है विचार, और आदर्श तो आप लोग जानते ही हैं कि जिनका विचार श्रेष्ठ होगा उसी व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे क्या, आदर्शवाद। आदर्शवाद वैसा विचारधारा जिसके अनुसार कोई लक्ष्य या सिद्धांत श्रेष्ठ रूप में लागू होता है। यानी आप किसी लक्ष्य या सिद्धांत को खोज करते हैं और श्रेष्ठ रूप में लागू होता है तो आप आदर्शवादी व्यक्ति होंगे। अर्थात वैसा सिद्धांत नियम कानून का अक्षरशः पालन करता है। अक्षरशः का अर्थ होता है अक्षरे अक्षर, यानी पूरा पूरा। यानी वैसा व्यक्ति होगा जो पूरी तरह से अपने नियम, सिद्धांत और कानून को लागू करेगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग कहेंगे आदर्शवादी व्यक्ति। और इस प्रकार के आपके व्यक्ति थे सुकरात। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु। और इसके अलावा कॉमेनियस, पेस्टालॉजी और फ्रोबेन। तो यहां से आपके बिहार स्टेट में प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन आदर्शवादी व्यक्ति हैं। तो आप याद रखेंगे आदर्शवादी व्यक्ति सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य कौन, अरस्तु। और इसके अलावा कॉमेनियस,
पेस्टालॉजी और फ्रोबेल जो है आदर्शवादी विचारधारा है, और आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है, और इसमें शिक्षक की तुलना गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर से किया गया है। यानी गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश होता है। इसलिए शिक्षक को बालक जो है वो श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो होता है वो आदर्श होता है। मैं आपको कुछ बात से और अवगत करा देना चाहता हूं। आदर्शवादी व्यक्ति उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जैसे कहने का अर्थ है कि किसी बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, तो आदर्श व्यक्ति उस फूल को पसंद करेगा जो सबसे श्रेष्ठ होगा। यानी कहने का अर्थ है कि आपका यदि श्रेष्ठ व्यवहार होगा आपके वर्ग में, तो आप एक आदर्श व्यक्ति के तौर पर देखे जाएंगे, क्योंकि सत्य और ज्ञान की खोज करेंगे, आप ईश्वर में विश्वास करेंगे, और ईश्वर में विश्वास करके आदर्शवाद के नियम को पालन करेंगे, और शिक्षक की गरिमा को समझेंगे। तो इस प्रकार से आदर्शवाद आपके थे, और इसमें से आपके जो प्रश्न आएंगे आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे आदर्शवाद में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रॉस को आप लोग जानते हैं, जो मनोवैज्ञानिक भी थे और दार्शनिक भी थे। रॉस का कहना है कि प्रकृतिवादी जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार के गुलाब से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन आदर्शवादी व्यक्ति को एक सुंदर गुलाब चाहिए। सुंदर गुलाब कहने का अर्थ है कि आपको श्रेष्ठ होना पड़ेगा, यानी आपके वर्ग में बहुत सारे बच्चे हैं और आपको आदर्शवादी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हीं को पसंद करेंगे जिनका व्यवहार जो होगा आदर्श होगा, जिनका व्यवहार जो होगा सुंदर होगा। तो इस प्रकार के आदर्शवादी व्यक्ति पसंद करते हैं। इसके अलावा आदर्शवादी व्यक्ति का जो अनुशासन होता है प्रभावात्मक होता है, यानी अनुशासन पे काफी ध्यान देते हैं, और प्रभावात्मक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को बांध करते हैं, और आदर्शवाद शिक्षा को शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। तो ये थे आपके आदर्शवाद। इसके अलावा हम लोग कल की क्लास में अध्ययन करेंगे प्राकृतिकवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। प्राकृतिकवाद का अर्थ तो आप लोग समझ ही गए। प्राकृतिकवाद का अर्थ है कि कोई भी बच्चा हमें दे दीजिए, उसे हम संतुष्ट कर देंगे। तो ये आपके हो गए प्राकृतिकवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिहार स्टेट की पूरी तैयारी करने के लिए जुड़े हमारे जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। आप जल्दी संपर्क करें, और बिहार स्टेट की पूरी तैयारी हमारे शिक्षकों के द्वारा आपको कराई जा रही है। धन्यवाद, नमस्कार।